आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप JK स्पेशल सनम के साथ। और JK स्पेशल में हम हालात पे नज़र रखते हैं, हम आप तक वाक़ात पहुँचाते हैं और इन्हीं हालात और वाक़ात के पस मंज़र में हम सियासत पर भी नज़र डालते हैं। तो आज की शुरुआत सियासत से, और सियासत में आपको याद होगा कल ही फारूक अब्दुल्ला के एक बयान ने कहीं न कहीं हंगामा भी बर्पा किया था और दूर तलक बात भी चली गई थी। लेकिन उसी बात के पस मंज़र में आज फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा भी बात की है। मामला था जम्मू का, या इलाका था जम्मू का, अखनूर का इलाका, और अखनूर के इलाके में एक अवामी जलसे से खताब के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने 1947 को भी याद किया और 1947 का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब पाकिस्तान से मरहूम अली मोहम्मद जिन्ना भी उनके वालिद से मिलने आए हुए थे, लेकिन मरहूम अली मोहम्मद जिन्ना से उनके वालिद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हाथ भी न मिलाया। वो जमहूरियत हिंदुस्तान की थी, वो हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क था और उसकी कद्र कामत को देखते हुए हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया, हिंदुस्तान के साथ मिलने का मशवरा किया और फैसला हमारा आखिरी और हतमी फैसला था। और तब से लेकर आज तक हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। हम पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं, मरेंगे तो हिंदुस्तान में। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी बताया। लेकिन आज का हाल अहवाल भी उन्होंने बयान करते हुए बताया कि ये वो हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान के साथ हमने इलाक़ किया था, जिस हिंदुस्तान के साथ हमने मरने जीने की कस्में खाई थी, उसी हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से सियासत बदलती जा रही है और इसी सियासत में मज़हब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ जब अपनी तकरीर की तो मज़हब का हवाला भी दिया और ये भी बताया कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहाँ हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से ज़ायद है, में आज भी सियासत के नाम पर हिंदू को ख़तरे में बताया जाता है और इसी ख़तरे में बताते बताते हिंदू से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। वरना हकीकत यही है कि ना तो हिंदू कल ख़तरे में था, ना आज है, न कल हो सकता है। ताहम आवाम को ख़बरदार रहना चाहिए कि हिंदू को ख़तरे में रहने वाली जब बात सुनेंगे तो सुनिएगा और समझिएगा कि ये हिंदू को ख़तरे वाली बात जो है, या हिंदुस्तान में हिंदू ख़तरे में है, ये बात सिर्फ सियासत की है, इंतखाबात की है और इंतखाबात के आते आते ये बात बहुत ज़ोर से गूंजेगी भी। फारूक अब्दुल्ला ने मज़हब की बात भी की, जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए और अपना भी बताया कि जब 1996 जम्मू कश्मीर में था, हालात डगर से उतर चुके थे, तब कोई सामने नहीं आ रहा था। जिगरा हमने दिखाया, हमने सामने आए, हमने इंतखाबात लड़ा और इंतखाबात लड़ने के बाद हमने जम्मू कश्मीर को पटरी पे लाया, उस जम्मू कश्मीर को पटरी पे लाया जहां आज हर दूसरी दुकान पे सियासत की जाती है, हर दूसरी जगह पे सियासी जमात पाई जाती है। 96 में कोई सियासी जमात कश्मीर में कहीं नहीं थी, सिर्फ हम आए, हमने इस कश्मीर को संभाला, जम्मू कश्मीर को संभाला। और ये भी बताया कि तब हमने तरक्की की, भर्तियाँ की, डॉक्टर लगाए, नर्सें बनाई और हमने पैरामेडिकल स्टाफ किया। लेकिन आज के दौर में वो सब कहाँ है? और जम्मू कश्मीर में सब की बात उन्होंने करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर क्या कर सकता है, अवामी नुमाइंदे ना हों तो गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है। और बड़ी बात या बड़ा मामला, ज़मीनी हक़ाइक़ अगर कोई बदल सकता है तो अवामी नुमाइंदे बदल सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात की बात भी की और इंतखाबात के हवाले से बताते हुए बताया, हम तो तैयार बैठे हैं, कब बिगुल बजेगा हम उतरेंगे। लेकिन एक बात वो बताने से कासर नहीं रहे और वो बात थी अपने इंतखाबात की। और अपने इंतखाबात में बताया कि पार्टी सदारत के लिए वो तो नहीं है, लेकिन आने वाले इंतखाबात जो संभली के होंगे उसमें वो हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। मीडिया ने कई सवालात उनसे पूछे और उनका जवाब भी फारूक अब्दुल्ला ने दिया। ज़रा सुनिए फारूक अब्दुल्ला किस तरह से जवाब दे रहे हैं मीडिया के सवालों का। इन्हें जमात में आ गए हैं और हमें उम्मीद है ये जमात को मजबूत करेंगे और हम लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करके यहाँ की मुश्किलें दूर करेंगे। हाँ सर, तो सर अब ने बना ली है स्ट्रैटेजी, हम लोग तैयार हैं। ये इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोले चलती थी। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम ने उस वक्त हमने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। इस रियासत को फिर से हमने रेल पे वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं थी।
डेमोक्रेटिक पार्टी है। 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। 5 तारीख को इलेक्शन में लोग जो कि नॉमिनेशन अपनी भेजेंगे, उसमें फिर डेलीगेट्स उनको जो चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे और ये जमात आगे चलेगी। सर जिस तरीके से आपने कल किसने कहा हमने उसकी? सर र्यूमर काफी कल ये रूमर तो चलती रहती है, यहाँ का पूरी रूमर नहीं सर चलती। नेक्स्ट टाइम आप मैं इलेक्शन लड़ने में मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ जब इलेक्शन आएगी। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। राइट असेंबली इलेक्शन। किसने कहा मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा? मैं लड़ूंगा इलेक्शन, असम्बली के इंतखाबात का इलेक्शन लड़ूंगा। 5 तारीख को पार्टी के इंतखाबात का होंगे और साफ जाहिर है 5 के हवाले से उन्होंने कहा है कि 5 का पंजा नहीं चलेगा, वो उसके बाद 5 के पंजे में नहीं रहेंगे। पंजा फारूक अब्दुल्ला अपने हाथ में नहीं लेंगे, साफ जाहिर है। तो वही बात उम्र तक ही पहुंचती है। लेकिन आपको बताएं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, सियासत की बात, और सियासत के गलियारों में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बहस है। और इसी बहस के पस मंज़र में अक्सर लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही छोड़ी, गुपकार अलायंस की सरबराही कब छोड़ेंगे, कब गुपकार अलायंस को बेयारे गैर समझ कर बाहर कर देंगे? ये सवाल अपनी जगह पे। लेकिन इसी पस मंज़र में हम सियासत की बात करते तो PDP की बात है, और PDP 27 की तारीख पर नज़र रखे हुए है और 27 को कश्मीर में PDP अपना यूथ कन्वेंशन मनाने जा रही है। इस 27 को PDP अपना यूथ कन्वेंशन मनाएगी और इससे साफ जाहिर है कहीं न कहीं अपनी ताकत का, अपने ग्राउंड का जो है उसका मुजाहरा भी करेगी। और ये भी आपको बताते चले, पिछले कई दिनों से कश्मीर में सियासी जमातें अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। अल्ताफ बुखारी कर चुके हैं, PDP 27 को करेगी और 27 के हवाले से PDP के हलकों में जोश खरोश भी पाया जाता है। हर जगह पे मीटिंग का सिलसिला है और यही मीटिंग का सिलसिला आज कुलगाम में था और यहाँ अब्दुर्रहमान वीरी जो PDP के सीनियर लीडरान ने दूसरे लीडरान के हमरा मौजूद थे। और इस हवाले से बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 27 की तारीख और इस तारीख के हवाले से जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी सरगर्म हो चुकी है। शुमाल जनूब मीटिंगों का सिलसिला है और इस 27 की तारीख को पार्टी कन्वेंशन को और मजबूत तरीके से आगे ले जाने के हवाले से इकदाम उठाने और साथ साथ में पार्टी के अंदर के हालात पर भी बहस मुबासा जारी है। अब्दुर्रहमान वीरी ने क्या बताया कुलगाम में, वो भी आपको दिखाते हैं। 27 तारीख को 27 नवंबर को हमारा यूथ का कन्वेंशन श्रीनगर में मुनक्कद होने जा रहा है। उस बारे में भी हम यूथ कांग्रेस के जो यूथ क्या कहते हैं PDP यूथ के जो लीडर्स थे उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई, उनको उनकी तैयारियों का भी जायज़ा लिया ताकि वहाँ पार्टिसिपेशन, यूथ की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। उस बारे में हम मीटिंग, और दूसरा जो सियासी मामलात हैं, इक्तिसादी हालात हैं, जो यहाँ प्रॉब्लम्स लोगों के, उस बारे में भी तबादला। सर क्या अगर वक्त हम इलेक्शन में बताएंगे आपको हम इलेक्शन के लिए क्या करने जा रहे हैं। अभी तो बात ही नहीं है इलेक्शन की, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं। वो इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो तब देखा जाएगा। दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, ये अब्दुर्रहमान वीरी बता रहे थे। इंतखाबात के हवाले से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो इंतखाबात की आज क्या बात करनी, जब आएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल बात पार्टी की, और पार्टी की बात 27 के साथ चलती। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कश्मीर में और भी मामला हैं। तालीम का मामला, और तालीम के मामले में स्कूली पर्चे और पर्चों के बाद अब और भी मामला। एक मामला प्राइवेट स्कूलों का दाखिले की फीस का, और उसके साथ साथ सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूलों में क्या कुछ है हीटिंग के अरेंजमेंट्स। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, और यही मामला आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन के साथ उठाया गया। और तसद्दुक हुसैन ने श्रीनगर की इस तकरीब के बाद जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, फीस का मामला वो तो बाद की बात है, फिलहाल हमें बात करनी है इस वक्त की। और इस वक्त कोई भी एडमिशन शुरू हुआ नहीं है, तो फिर दाखिले की फीस कैसे। तो पहले आपको उनका ये साउंड बाइट सुनाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि दाखिले की फीस नहीं, उसके बाद हम आपको दूसरा साउंड बाइट भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये बताएं कि दाखिले की फीस और ट्रांसपोर्ट फीस के हवाले से तसद्दुक हुसैन क्या अहकाम जारी कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ नए एडमिशन नहीं होने हैं। सपोज 9th का बच्चा है, वो जब एग्ज़ाम देगा तभी वो 10th क्लास में आएगा। जब आप 8th वाले को एग्ज़ाम करेंगे, वो 9th में आए तो एक ही क्लास में दो ग्रुप्स हो जाएंगे। तो हमने सब स्कूलों, हमारी इलैबोरेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से
کہ جب ایگزام کے بعد ہی نئے ایڈمیشن ہونے ہیں. تو رہی بات ایڈمیشن فی لینے کا, جب ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا تو ایڈمیشن فی نہیں لے سکتے. جو نئے بچے ہیں ان کا ایڈمیشن نئے ایڈمیشنز مارچ میں ایگزام کے بعد ہو جائیں گے. واٹ ہیز بین ڈن بائی دا فی فکسیشن کمیٹی, وہی فیس دینا ہے اور کوئی فیس نہیں دینا ہے. اس کے لیے باضابطہ فی فکسیشن کمیٹی کے آرڈرز پہلے ہی آ چکے ہیں. سر تو ونٹر فیس جو ہے وہ بھرنا ہوگا ابھی پیرنٹس کو. ونٹر میں دیکھیے, ونٹر میں آپ بچوں کو ٹیچرز کو سیلری دینی ہوتی ہے, جو ٹیوشن فی ہوتا ہے وہ ان کو بھرنا ہے, لیکن ٹرانسپورٹ فی اس میں نہیں بھرنا ہے کیونکہ دے وونٹ بی اویلنگ دیٹ فیسلٹی. چلیے, تصدق میر ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن اور ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن سری نگر میں ایک تقریب پر بات کر رہے تھے, میڈیا کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. فیس کا آپ نے سنا, لیکن سب سے بڑا معاملہ اس دنوں حرارت کا ہے. یہ حرارت جسے آپ ٹیمپریچر کہتے ہیں, گرمی کہتے ہیں, اور اس گرمی کے حوالے سے سرکار سے لے کے پرائیویٹ اسکولوں میں کیا انتظامات ہیں. سرکاری سطح پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یا سرکاری دفاتر میں دیکھتے ہیں کہ 15 نومبر کے بعد ہی سرکاری اسکولوں میں, سرکاری دفتروں میں, اسکولوں میں نہیں سرکاری دفتروں میں جو ہیٹنگ ارینجمنٹس ہیں وہ کیے جاتے ہیں. لیکن سرکاری اسکول یا پرائیویٹ اسکول 15 نومبر کو اکثر کشمیر میں بند ہی رہا کرتے تھے. یہ پہلا موقع ہے جب 15 نومبر کو سرکاری اسکول کھلے رہیں گے, پرائیویٹ اسکول کھلے رہیں گے, تو ہیٹنگ کے کیا ارینجمنٹس ہیں, یہ ہر طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ اس پہ واویلا بھی کریں, تو ذرا ہیٹنگ ارینجمنٹس پہ کیا بتایا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے, انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. 15 نومبر کے بعد ہی ہمارے سرکاری دفتروں میں بھی ہیٹنگ شروع ہوتی ہے. اسی حساب سے جہاں جہاں ہمارے پاس ہیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہاں ہم نے چالو کیے تھے. تو جہاں پہ نہیں ہے ہیٹنگ ارینجمنٹ وہاں فیزڈ مینر میں ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس 11,000 کے قریب سکولز ہیں, ان میں یہ تو دیکھیے آپ ایسے سوال کرتے جیسے پچھلے سال بھی یہی انفراسٹرکچر, پچھلے سال یہ سوال نہیں ہوتے تھے پچھلے جب. چلیے, تصدق میں ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن ہیٹنگ ارینجمنٹس کے حوالے سے اور انہی ہیٹنگ ارینجمنٹس کے حوالے سے کچھ تصاویر اسکولوں کی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اگلی تصاویر ہمارے اسکولوں کی آ رہی ہے, جہاں پہ اسکولی بچے جو ہیں وہ پریشانی کے عالم سے اکثر اسکولوں میں کہیں کہیں دو چار بھی ہوتے ہیں, کہیں شہروں میں یا قصبوں میں. اسکولز کی ویژولز ہم دکھا رہے ہیں, اور اسکولز میں یہ ہیں ہمارے سرکاری سے لے کے پرائیویٹ اسکول, اور انہی تصاویر سے عکاسی ہوتی ہے کہ اس وقت کشمیر کی کیا مجموعی صورتحال ہے ٹیمپریچر کے حوالے سے. اسکولی بچے تو اسکول پہنچتے ہیں, کچھ والدین بچوں کو گلاؤز بھی دیتے ہیں, روز بچے اپنے گلاؤز گما بھی دیتے ہیں, گمشدہ بھی کر دیتے ہیں, اور پھر شام کو دوسرے دن کو دوبارہ لانے پڑتے ہیں کیونکہ پہلی بار بچوں کو گلاؤز بھی پہننے پڑتے ہیں. اور گرمی سے لے کے ٹھنڈ تک ہوا اچھی چیز ہے, اور ہوا سے کہیں کہیں بچے اپنی گرمی کے ارینجمنٹس بھی کرتے ہیں. اساتذہ سے ہم نے بات کی تو وہ سب تیار نظر آ رہے ہیں. اکثر اساتذہ کہنے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, اسکول کھلے رکھنے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ارینجمنٹس بھی ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو اس مصیبت کے دوران, اس پریشانی کے دوران جو ہے وہ کچھ سب نہ جھیلنا پڑے. یہ اسکولوں کی بات, یہ ہمارے بچوں کی بات, ہمارے مستقبل کی بات. لیکن اگلی خبر ہم زندگی سے کریں گے, اور زندگی کی خبر آپ کو بتائیں کہ زندگی آپ کی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے, اور کئی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کے خطرے میں زندگی ڈال رہی ہیں. نیسلے کمپنی بڑی کمپنی ہے, اور اکثر بچے نیسلے کمپنی کے چاکلیٹس, بسکٹس وغیرہ کھاتے رہتے ہیں, اور والدین سے اصرار بھی کرتے ہیں, پریشان بھی والدین کو کرتے ہیں کہ یہ بسکٹ چاہیے نیسلے کا, یہ ٹافی چاہیے. لیکن آج پتہ چلا ہے کہ اس نیسلے کے بھی جو نسل ہے وہ سیدھی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ٹیڑھی نسل ہے. اور سری نگر میں انتظامیہ نے باضابطہ طور پہ احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ نیسلے ملک میڈ جو ہے اس کا استعمال نہیں کیجیے گا, آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اور یہ نیسلے ملک میڈ کا جو معاملہ ہے یہ ٹھیک جموں کشمیر میں جو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈائریکٹر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے اپنی تحقیقات کے بعد پایا ہے کہ نیسلے آپ کے لیے زہر بیچ رہا ہے, اور نیسلے کے زہر سے اپنے آپ کو بچائیے گا. بڑی کمپنی انہی کی زبانی وہ کیا بتاتی ہے, سرکاری احکامات کیا ہے وہ ذرا سن لیجیے گا. میڈ کا ایک پرٹیکولر بیچ بین کیا ہے جس کی ہم نے روٹین سیمپلنگ کی تھی, اور اس کا سیمپل ہمیں, اس کی رپورٹ ہمیں انسیف اینڈ سب اسٹینڈرڈ آئی. اسی وجہ سے ہم نے پرٹیکولر ایک بیچ کیا ہے بند, نہ کہ سارا ملک میڈ کے جو بھی نیسلی کے پروڈکٹس ہیں وہ ہم نے سارے بند نہیں کیے. اس کا صرف یہ پرٹیکولر ایک بیچ ہے جس کا میں آپ کو ابھی بیچ نمبر دیتی ہوں. اس پرٹیکولر بیچ کو ہم نے بند کیا ہے جس کا نمبر ہے 005204551ZA. This is the particular batch. People should not buy this batch. ان کو دیکھنا چاہیے بیچ نمبر دیکھ کے ملک میڈ کے یہ جو ہم نے.
लोग बैच नंबर कहाँ देखेंगे, ये कौन देखता है आज की डेट में। बिस्किट गया, मार्केट गया, वालिद गया, बच्चा गया, सीधा दुकानदार को बोला 10 रुपए का नेस्ले का बिस्किट दे दीजिएगा। वो बैच देखने की फुर्सत या बैच देखने का वो चलन है ही नहीं। तो ख्याल रखिएगा। फिलहाल नेस्ले के हवाले से ये खबर है और इसी खबर के पस मंज़र में ख्याल अपनी ज़िंदगी का रखिएगा, अपने बच्चों का रखिएगा। लेकिन कल एक मामला था जिसमें हम कुपवाड़ा की ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने कल ख्याल रखा और रात भर ख्याल रखा। तस्वीर हम कुपवाड़ा की कल रात देर गए की दिखाते हैं। कल रात इसी प्रोग्राम के दौरान हमने आपको बताया था कि हथमुला कुपवाड़ा में एक मासूम बच्चा कुएं में गिर गया था और उसको बचाने के लिए उसके चाचा ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के अपने रिश्ते को निभाते हुए उसके लिए कुएं में छलांग लगा दी, अंधे कुएं में छलांग लगा दी और बच्चे को बचाते बचाते खुद भी फंस गया। और फिर इंतजामिया ने ऑपरेशन शुरू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन। और ज़िला इंतजामिया कुपवाड़ा, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा और कुपवाड़ा की लगभग सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस हो, SDRF हो, सभी ने रात भर मेहनत की। और रात भर मेहनत करने के बाद उस बच्चे को अपने चाचा समेत सुबह तड़के कड़ाके की ठंड में -2 टेम्परेचर में उस गहरे कुएं से निकाला। ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने के लिए पाइप्स लगाई गई, जो मशीनरी या लेटेस्ट जमाने की उसका इस्तेमाल किया गया और ये कामयाब ऑपरेशन वहां पे मुकम्मल अंजाम दिया। इस मुकम्मल कामयाब ऑपरेशन पर कुपवाड़ा की जिला इंतजामिया, कुपवाड़ा का हर वो शख्स जो वॉलंटियर था, जो मीडिया का आदमी था, जो दूसरे लोग थे, अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे और रात भर कोशिश करते रहे। और कुपवाड़ा में हमारे नुमाइंदे जो हैं शाहिल शमीम, वो रात भर इस ऑपरेशन की निगरानी करते रहे, क्या पल पल की खबर से हमें बाखबर करते रहे। और इस ऑपरेशन के बाद दोनों लोग जो हैं वो जिंदा सही सलामत जो है उन्हें उस कुएं से निकाला गया। अंधे कुएं से निकालने के बाद उन्हें कुपवाड़ा के अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है और डॉक्टर्स का कहना है कि खतरे से खाली है, खतरे से निकल गई है उनकी ज़िंदगी, यानी अब वो सेफ है। तो ये बड़ा मार्का कुपवाड़ा की जिला इंतजामिया का और इसके लिए कुपवाड़ा की इंतजामिया मुबारकबादी की मुस्तक है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा जो हैं, नाम भी उनका बहुत खूबसूरत है और उसी खूबसूरती में उन्होंने इस पे बात भी की। ज़रा पहले रात देर गए उन्होंने हमारे नुमाइंदे से क्या बात की, वो बाइट आपको सुनाएंगे और उसके बाद हमने आज हमारे नुमाइंदे DC और वहाँ कुपवाड़ा भी गए थे, वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा का बेहतरीन रात का जो मैसेज था या पैगाम था या बाइट थी, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, SDRF की टीम को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और जो भी हमारे सारे वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व थे। आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक ट्रिकी ऑपरेशन था और तकरीबन 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। मतलब 3 बजे के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 बच्चे जो है वेल में ट्रैप हो गए हैं और तब से इमीडिएटली जो है वो रिस्पांस शुरू हुआ। विदिन 15-20 मिनट्स ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ट्रिकी सिचुएशन था। बच्चे जो है तकरीबन 25 फीट के आसपास जो है वो गहरी वेल में ट्रैप हुए थे और तभी जो है ऑन स्पॉट हमारे तहसीलदार और DSP हमारे जो हेडक्वार्टर है राशिद साहब, ये पहुँचे इमीडिएटली स्पॉट पे और इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किए। और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम की वजह से दोनों बच्चे जो है वो सही सलामत इन वेल कंडीशन विद माइनर इंजरीज दे हैव बीन रिकवर्ड। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा और डैफोडिल का नाम उनका और फूल से मुशाबत रखने वाला उनका नाम, और वही इस सारे ऑपरेशन की रात भर निगरानी करते रहे और उन्होंने रात देर गए हमारे नुमाइंदे को कुपवाड़ा में, साहिल शमीम जो हमारे नुमाइंदे हैं जो इस ऑपरेशन पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे, उनके साथ साइट पर रात के वक्त बात की जब यह ऑपरेशन कामयाब रहा। मुबारकबादी का मुस्तक। लेकिन इसी मुबारकबादी में आपको बताएं, आज हम कुपवाड़ा के हॉस्पिटल हमारे नुमाइंदे गए थे और कुपवाड़ा के अस्पताल में इस बच्चे की वालदा जो थी या उनके जो घर वाले थे वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और दुआओं के लिए उनके दुआएं कितनी उनके मुंह से निकल रही थी ये हम बयान नहीं कर सकते थे। शुक्रिया किस तरह से किया जा रहा था, कश्मीरी जुबान में वालदा ने क्या बताया वो भी हम इस उम्मीद के साथ बता रहे हैं कि दूसरे लोग जो है वो भी समझें और वो भी इस मामले को समझते हुए ये कहें कि इंसान की जिंदगी बचाने से कोई बड़ा काम नहीं और रात भर जो काम हुआ है वो काबिल तारीफ काम है। जरा मां का बाइट, साउंड बाइट भी सुन लेते हैं। मे दे पत मे नमाज पढ़ खमो इकट्ठे पे वुची पे नमाज इन पे नोस यह गिंदा तक पत लोग मे यह कित गो और वो बह सठा शुक्र गुजार गोड खुदा सब पे सठा शुक्र गुजार मे वनस यूत कोर जान बचाई वो सठा शुक्र गुजार।
जो दोस्त हमारे कश्मीरी नहीं समझ सकते उनके लिए मैं एक बता दूं, ट्रांसलेट करके बता दूं। ये खातून, ये मदर जो है इस बच्चे की, बता रही थी कि मैं खुदा की शुक्रगुजार सबसे पहले हूं, ऊपर वाले की, रब की, भगवान की, उनकी शुक्रगुजार हूं। उसके बाद मैं कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन की शुक्रगुजार हूं, उन लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पूरी रात ऑपरेशन किया, मेरे बच्चे की, मेरे देवर की जान बचाई। तो इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं हो सकती है। ये कुपवाड़ा की एक माँ की दुआ थी, एक बहन की दुआ थी। और चलिए नाज़रीन, अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं और यह है शजरकारी। दुआ आपको भी लगेगी अगर आप शजरकारी में हिस्सा लेंगे, क्योंकि शजरकारी ज़िंदगी बचाती है। पौधे लगाना बड़ा सवाब है और पुलवामा में भी शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। और पुलवामा में सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने शजरकारी मुहिम को जारी रखते हुए आज रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में पौधे लगाने का सिलसिला जारी रखा। और इस पौधे लगाने के सिलसिले में यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ इंतजामिया और यहाँ पे स्कूली बच्चे भी शरीक रहे। और यहाँ इन बच्चों से लेकर बड़ों ने शजरकारी करते हुए, पौधा लगाते हुए एक पैगाम देने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ऑक्सीजन जिंदगी बचाता है। और अब दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में आपको बताते चले, अगर शजरकारी हम करें तो हमारे लिए फसलें ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर में फसलों के हवाले से कहा जाता है कि जहां एक तरफ सरकारी सतह पे फसलों को बचाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं उन्हीं फसलों को बचाना ज़रूरी भी समझा जाता है। और डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जनूबी कश्मीर के शोपियां और दूसरे कई इलाकों में ज़री फार्मों का दौरा भी किया और यहाँ उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उनके मसाइल भी सुने और कई को मामले पर ही निपटाया। कुछ स्कीमों का मौके पर इफ्ताह भी किया गया और ज़री फार्म, ज़ैनपुरा, शोपियान, बोरी बालान और पंजूरा का दौरा भी किया। और यहाँ उन्होंने बताया कि नए ज़माने में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और वो टेक्नोलॉजी सरकार फराहम करती है। सिर्फ किसान को, आम आदमी को सरकार की इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत है। जब से मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर आया कि किसानों के पास रीच आउट का जो प्रोग्राम है, दफ्तर के औकात से हट के थोड़ा सा किसानों के पास जाया जाए। और मैंने पिछले तकरीबन 2 साल से, उससे कुछ अर्सा कम, अपने लेवल पे एक मुहिम का आगाज़ किया कि मैं सुबह मॉर्निंग हावर में 3-4 घंटे किसानों के पास जाता हूँ, वहाँ से फीडबैक लेता हूँ और उसमें मेरे ऑफिसर जो हैं वो भी मेरे पास आते हैं। हालांकि मैं शुपैया तो बहुत बार आता। डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल, सुबह की शुरुआत किसान के साथ साफ जाहिर है किसान हमारी इकॉनमी की बैकबोन है और इसी किसान से मिलने के लिए जब सुबह डायरेक्टर पहुंचता है तो उसमें भी जोश आता है और वो जोश से अपनी ज़मीन को, बंजर ज़मीन को भी खोद के फसलें तैयार करता है। लेकिन एक और मामला है जो हमारी रियासत, हमारी नई पौध को बंजर करता जा रहा है और ये मंशियात का है। और इसी के खिलाफ हर किसी को मुत्तहिद इकट्ठा होना है, सामने आना है, मुकाबला करना है। और हमने जहां कई बार इस मामले पर सवाल उठाए हैं, आज भी हमें यही कहते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं की, आज हम सामने नहीं आए, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। और यही मामला जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी उठा रखा है, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने भी उठा रखा है। और आज बडगाम में मंशियात के खिलाफ SSP बडगाम ताहिर सलीम और दूसरे अफसरान जो इनमें गौहर अहमद जो हैं SP हेडक्वार्टर बडगाम और पुलिस के दूसरे अफसरान मौजूद रहे। और इन मौजूदगी के दौरान उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और दूसरों के साथ नसरुल्ला पोरा की जामे मस्जिद के नज़दीक एक खुसूसी प्रोग्राम रखा हुआ था और इस प्रोग्राम के दौरान इलाके की सिविल सोसाइटी को भी मदऊ किया गया था। और इस दौरान इंटरेक्शन करने के बाद ये बताया गया कि आने वाली नस्ल को अगर बचाना है तो हमें इन्हें मंशियात से दूर रखना है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस भी इसी काम की है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि आइए हम मिल के मंशियात का बेड़ा गर्क करें। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि लोग खुद उजागर हो रहे हैं, खुद दावत दे रहे हैं पुलिस को। वो खुद चाहते हैं कि जो हम उनके गांव में जो अगर कोई मिनेस है, ड्रग मिनेस, उसको ख़त्म करें। हमारा ताउन हर वक्त लोगों के साथ है, हमारी हर वक्त पहल रहेगी। जहाँ भी लोगों को हमारी ज़रूरत पड़े हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी उनको वादा करते हैं इस नस्लपुरा इलाके में जितना भी ड्रग पेडलिंग हो रहा है हम इसको ख़त्म करके रहेंगे अगर लोगों का ताउन हमारे साथ रहा।
चलिए, आफ्ताब बता रहे थे कि हमारा आफ्ताब चमकते गया, लेकिन ये चमकेगा तभी जब हमारे यहाँ मंशियात का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और पहलू है और वो सरकार पे सवाल उठाता है। हमारा जल शक्ति महकमा बताता है हर घर नल है, और इसी हर घर नल में अगर पानी नहीं है तो उस हर घर नल को क्या। चाडूरा की तस्वीर, उन्हीं चाडूरा की तस्वीर में यही बताया जाता है कि हर घर नल तो अपनी जगह पे, लेकिन नल में जल नहीं तो उस नल का क्या। और ये मामला सिर्फ चाडूरा में नहीं है, कई और इलाकों से भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हम अगली तस्वीर आपको बताएंगे श्रीनगर में ठेकेदारों का आज का मुजाहरा भी। और श्रीनगर में ठेकेदारों ने आज मुजाहरा किया और मुजाहरा करते हुए इस सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि हमने आपके साथ काम किया है, हमने आपके लिए काम किया है, आपने हमारे साथ वादे किए हैं, आपने हमें बताया है कि आपको नीचे नहीं झुकने दिया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो ठेकेदार जिसकी समाज में एक इज्जत थी, जिसको समाज में एक रुतबा था, वो ठेकेदार आज सड़कों पर एहतजाज पे पहुंचा हुआ है। ज़रा उनकी थोड़ा सा एक साउंड बाइट चलते चलते सुनते हैं और उसके बाद अगले मामले पे चलेंगे। देखिए, ये जो एहतजाज इस वक्त जल शक्ति डिपार्टमेंट के सामने है, ये जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले है। ये इसलिए है कि हमारे ठेकेदारों ने लंगवेशन में काम किया हुआ है, JKIDFC ने वो पैसा उसका रिलीज़ किया है, लेकिन बदकिस्मती से वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने बंद करके रखा है। किन वजूहातों पे बंद, किन वजूहात पे बंद रखा है न ठेकेदार जानते न हम जानते हैं। हमने कोशिश की थी रब्ता करने की, लेकिन साफ जाहिर है इंतज़ामिया के अहदेदार फिलहाल जम्मू कश्मीर में जवाबदेही से बचते ही रहते हैं। तो आपको बताएं, देख रहे थे आप JK स्पेशल सनम के साथ। रात के 10 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट बाद 10 बजेंगे, लेकिन 10 बजने से 2 मिनट पहले मैं आपसे लूंगा इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। मेरी पैनल प्रोड्यूसर आज नहीं तरन्नुम, तो दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।